चलिए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आईपीसीसी ऑडिट का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इंटरनल कंट्रोल एंड सीआईएस, मतलब कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब इस चैप्टर में हम दो बातें पढ़ेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स के रिगार्डिंग सारी बातें पढ़ेंगे और कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऑडिट कैसे होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक बात है। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये सारा जो भी यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये सब प्रैक्टिस मैनुअल से एज इट इज उठाया गया है, सब्जेक्ट टू माइनर मॉडिफिकेशंस, कि अपन ने कुछ आंसर्स छोटे कर दिए हैं, कीवर्ड्स उठाए हैं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सब बातें मैंने बताई हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बॉक्स नंबर 1 से, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या लिखा है? द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट डज नॉट चेंज इन सीआईएस एनवायरमेंट। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जब आप सीआईएस एनवायरमेंट में जाते हो, अच्छा सीआईएस एनवायरमेंट होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही होता है। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होंगे जो आज भी मैनुअल एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछा है कि जब हम सीआईएस एनवायरमेंट में जाएंगे जहां पर हर काम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से हो रहा है, तो क्या वहां पर जाकर ऑडिट करने जब हम जाएंगे तो क्या हमारे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा, क्या हमारे ऑडिट का स्कोप चेंज हो जाएगा, ऐसा इन्होंने पूछा है। ठीक बात है। तो अब हमें जवाब देना, हम कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम कहेंगे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज इन सीआईएस एनवायरमेंट, मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और स्कोप चेंज नहीं होता है। फिर हम बताएंगे कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता क्या है। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या होता है कि एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा हम बताएंगे कि रही बात स्कोप ऑफ ऑडिट की, तो स्कोप ऑफ ऑडिट डिपेंड्स ऑन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, प्रोनाउंसमेंट ऑफ ICAI या लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, ऐसा कई बार करेक्ट एंड करेक्ट में भी पूछा गया है कि स्कोप ऑफ ऑडिट कौन सी 3 चीजों पर डिपेंड करता है, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, प्रोनाउंसमेंट ऑफ ICAI और अदर लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि ओवरऑल ऑब्जेक्ट और स्कोप चेंज नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। 3 बातें हमने बताया हमने कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिट का मेनली, फिर हमने बताया स्कोप क्या होता है, तो देखो ऑब्जेक्टिव भी हो गया और स्कोप भी हो गया। फिर हमने कहा ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो सर चेंज होता क्या है, तो हम कहेंगे यूज ऑफ अ कंप्यूटर चेंज, कंप्यूटर के आने से क्या क्या चेंजेस होते हैं। एक तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का तरीका बदल जाता है, स्टोरेज करने का तरीका बदल गया है। क्यों? क्योंकि अब ये सब काम सॉफ्ट फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करें कि जब आप अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल्स को आप स्टडी करते हो, आप जानते हो पहले हम क्या करते हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर लगाते हैं, मतलब पहले हम कंट्रोल्स को चेक करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, फिर हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर करते हैं, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते हैं। तो जब हम सीआईएस एनवायरमेंट में अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करने जाएंगे तो उसका तरीका जो होगा वो भी बदल जाएगा। ठीक है, फिर अगला नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी आपकी बदल जाएंगी, मतलब अब हम अलग तरीके के एविडेंस कलेक्ट करेंगे। पहले भाई फिजिकल फॉर्म में मिलते थे, अब तो सॉफ्ट फॉर्म वाले एविडेंस भी चलेंगे, है ना। ठीक है, फिर इम्पैक्ट ऑन इंक्रीज इन फ्रॉड एंड एरर्स, अच्छा फ्रॉड और एरर्स की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, सीआईएस एनवायरमेंट में बहुत फ्रॉड्स होते हैं। ठीक है, फिर फाइनली हम कहेंगे नाउ ऑडिटर शुड ऑल्सो हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ सीआईएस टू इम्प्लीमेंट द ऑडिटिंग प्रोसीजर। अब अगर आप सीआईएस एनवायरमेंट में ऑडिट करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, मतलब सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। एक बार कंक्लूड करता हूं, पहले हम बताएंगे प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट क्या होता है, फिर हम बताएंगे स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होता है, फिर हम कहेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव चेंज होता है ना स्कोप चेंज होता है, फिर हम कहेंगे चेंज क्या होता है, प्रोसेसिंग और स्टोरेज का तरीका, अकाउंटिंग सिस्टम और कंट्रोल्स को वैल्यूएट करने का तरीका, नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, और फ्रॉड एरर्स बढ़ जाते हैं। और अब ऑडिटर को सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए सीआईएस एनवायरमेंट का। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डूइंग एन ऑडिट इन अ सीआईएस एनवायरमेंट इज सिंपलर सिंस द ट्रायल बैलेंस ऑलवेज टैलीज। इनका कहना है कि अब देखो, अब सिंस सारा काम कंप्यूटर से होता है तो ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली टैली हो जाता है। तो बोले ट्रायल बैलेंस के टैली हो जाने से क्या ऑडिटर का काम सिंपल बन चुका है, क्या ऑडिट अब सिंपल हो गया है? हम कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इसी बात को एक्सप्लेन हमें करना है। एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या क्या बताना है वो सुनना। सबसे हम पहले कहेंगे
कि ट्रायल बैलेंस का टैली हो जाना डज नॉट इम्प्लाई दैट द जॉब ऑफ एन ऑडिटर बिकम सिंपलर। मतलब ट्रायल बैलेंस के मिल जाने से ऑडिटर का काम सिंपल हो गया है, ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ अकाउंटिंग एरर्स हो सकती हैं, जैसे कि ओमिशन ऑफ सर्टेन एंट्री। अब कुछ एंट्री पास ही नहीं करी तो क्या कर लोगे, क्या कर लेगा ट्रायल बैलेंस का मैच होना। एंट्री पास नहीं करोगे तो भी तो ट्रायल बैलेंस मैच हो ही जाएगा ना। कंपेंसेटिंग एरर, एक एरर को दूसरी एरर ने कंपेंसेट कर दिया तो अब इसको ट्रायल बैलेंस कैसे पकड़ेगा, वो तो तब भी मैच हो ही जाएगा, है ना। तो अभी भी कुछ अकाउंटिंग एरर्स हो सकती हैं, लाइक एरर ऑफ ओमिशन, कंपेंसेटिंग एरर्स, है ना। अभी भी विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, अभी भी हम सीक्रेट रिजर्व बना सकते हैं, मतलब अभी भी आप चीज़ों को छुपा सकते हो, अभी भी आप चीज़ों को बढ़ाकर दिखा सकते हो। इसमें ट्रायल बैलेंस का कोई हाथ नहीं है, वो तो केवल अमाउंट्स डेबिट और क्रेडिट को मैच करवा देता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता है। फिर आज न्यू फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पिक्चर में आ चुके हैं, जैसे कि ऑप्शंस, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स वगैरह वगैरह। तो इनकी जो अकाउंटिंग होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है। तो अब आप बताइए, अच्छा अकाउंटिंग काफ़ी डिफिकल्ट होती है और उनकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बहुत हैवी होती है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं। अब आप बताइए कि ट्रायल बैलेंस के मैच हो जाने से क्या हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग ईजी हो जाएगी, क्या हमें डिस्क्लोजर अपने आप हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, है ना। केवल ट्रायल बैलेंस मैच हुआ है, बाकी सब काम तो अभी भी हमें करना ही है। फिर अभी भी कुछ अदर इशूज हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना, ये सब काम तो अभी भी करने पड़ेंगे ना, वो तो आप करते हैं। जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करना है, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, अभी ये ट्रायल बैलेंस का मिलना कहाँ से कर देगा, है ना। ठीक है, तो विच स्टिल रिक्वायर जजमेंट टू बी एक्सरसाइज बाय द ऑडिटर, अभी भी ऑडिटर को जजमेंट लगाने पड़ते हैं इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में। फिर कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ऑडिट ओपिनियन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट। हम कहेंगे आज भी ओपिनियन देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी ऑडिटर की, वो चेंज नहीं हुई है, भले ही CIS एनवायरमेंट आ गया है। ओके, तो अगर कंक्लूड करें तो हम क्या क्या बोलेंगे कि ऑडिटर का काम सिंपल नहीं बना है, ठीक बात है। दूसरा हम कहेंगे आज भी कुछ अकाउंटिंग एरर्स होती हैं, आज भी विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है, आज भी क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व पॉसिबल है। नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की आने की वजह से लाइक ऑप्शन फ्यूचर कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ चुकी हैं, तो उनको वो तो अभी भी रहेंगी, ट्रायल बैलेंस के मैच होने से कुछ नहीं होना। अदर इशूज भी हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये अभी भी हमें करना ही पड़ेगा। और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिट का ऑब्जेक्टिव कुछ भी चेंज नहीं होता है CIS एनवायरमेंट में भी, ट्रायल बैलेंस के मिल जाने पर भी। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन इस पर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन CIS एनवायरमेंट। देखिए, आप जब ऑडिट करने जाते हैं, एनवायरमेंट कोई भी हो, पहले आप कंप्लायंस प्रोसीजर लगाते हैं, फिर आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हैं। मतलब पहले आप कंट्रोल्स को चेक करते हैं, फिर आप किताबों को चेक करते हैं। तो आप CIS एनवायरमेंट में जब ऑडिट करने जाएंगे तब भी आप क्या करेंगे, पहले कंट्रोल्स को चेक करेंगे, ठीक बात है। और फिर जैसा भी कंट्रोल्स के वैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि CIS एनवायरमेंट में जब आप कंट्रोल्स को चेक करने जाओगे तो कब मान लोगे कि वो कंट्रोल्स रिलायबल है, कब मान लो कि कंट्रोल्स रिलायबल है, कौन कौन सी चीजें आपको कंट्रोल्स में दिखेंगी तो आप कहोगे कि कंट्रोल्स रिलायबल है, ठीक बात है। तो सुनिए, कितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, 6 पॉइंट है टोटल यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेटा। अगर जो इनपुट डेटा होता है अगर वो ऑथोराइज है, करेक्ट होता है और कंप्लीट होता है, मतलब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, हमने देखा कि यार यहाँ पर सिस्टम के अंदर जो भी इनपुट डेटा इंसर्ट किया जाता है वो ऑथोराइज भी होता है, करेक्ट भी होता है, कंप्लीट भी होता है, तो हम कहेंगे नहीं यार यहाँ का कंट्रोल बहुत बढ़िया है। फिर बात करते हैं एरर की। तो अगर मान लो आपने इनपुट डेटा इंसर्ट करा तो फिर प्रोसेसिंग होती है, तो प्रोसेसिंग में अगर एरर नहीं होती है तो हम कहेंगे कि यहाँ के कंट्रोल्स अच्छे हैं। और अगर एरर होती भी है और वो टाइमली डिटेक्ट हो जाती है और करेक्ट हो जाती है तो हम कहेंगे यहाँ के कंट्रोल्स अच्छे हैं। फिर इंटरप्शन की बात करो, मान लो कभी पावर फेलियर हो गया तो जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो जाता है बिना कोई नुकसान पहुंचाए एंट्रीज और रिकॉर्ड को। मतलब कभी पावर फेलियर हो गया और तो सिस्टम रीस्टार्ट जब होगा तो वो कोई भी नुकसान ना पहुंचाए हमारे रिकॉर्ड्स या डेटा को, ठीक है। ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं किसको बताते हैं, प्रोसेसिंग को, है ना। प्रोसेसिंग में एरर होती है तो जल्दी पता चल जाती है और अगर कुछ इंटरप्शन होता है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है रिकॉर्ड्स को। फिर आउटपुट जो मिलता है वो कैसा होता है, एक्यूरेट होता है और कंप्लीट मिल जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब यहाँ के कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं। फिर जो प्रोग्राम है उसमें कोई अनऑथराइज अमेंडमेंट नहीं किया जाता है, किसी ने भी प्रोग्राम ही बदल डाला, ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम मानेंगे कि यहाँ के कंट्रोल्स अच्छे हैं, मतलब इन्होंने प्रोग्राम्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या डेटा फाइल्स हैं वो उनमें कोई फ्रॉड ना हो, उनसे रिलेटेड कोई फ्रॉड ना हो, इसके लिए हमने सिक्योरिटी के मेजर्स लगा रखे हैं। इसको याद करने का एक तरीका है,
वो ये है कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, पहले इनपुट डेटा होता है, इनपुट डेटा सही होना चाहिए। इनपुट डेटा अगर सही वाला इंसर्ट होगा तो कंट्रोल्स अच्छे होंगे, है ना। मतलब कंट्रोल्स अच्छे होंगे ऐसा हम कब मानेंगे, जब इनपुट डेटा आपके यहाँ सही वाला इंसर्ट होता है। फिर प्रोसेसिंग में अगर कोई एरर होती है तो वो टाइमली डिटेक्ट और करेक्ट हो जाती है। अगर कुछ इंटरप्शन होता है, पावर फेलियर वगैरह वगैरह, तो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है बिना कोई नुकसान पहुंचाए किसको, डेटा या रिकॉर्ड्स को। फिर जो आउटपुट होता है वो भी कंप्लीट और एक्यूरेट होता है, ठीक है। और अब देखना, ये जो पूरी प्रोसेस है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट वाला का जो पूरा सिस्टम है, जो रेड बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं चल रहा है किसी ना किसी प्रोग्राम की मदद से। तो वो प्रोग्राम के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी दी है कि नहीं दी है आपने, उसमें कुछ अनऑथराइज अमेंडमेंट तो नहीं होते हैं। और प्रोग्राम किसके अंदर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, तो वो सॉफ्टवेयर के लिए उसमें कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं होता, उसके लिए हमने प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ऐसा रख सकते हो दिमाग में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम में इनपुट प्रोसेस और आउटपुट होता है, इसके हिसाब से। वैसे भी अब 4 नंबर का तो क्वेश्चन आता है, तो आप आराम से याद रख सकते हैं, ठीक बात है, ओके। अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वाई आर कैट रिक्वायर्ड इन CIS एनवायरमेंट। ये कैट क्या होता है भाई, पहले तो ये समझ लेते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, ठीक है। जब आप CIS एनवायरमेंट में ऑडिट करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर हर काम कहीं ना कहीं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया जा रहा है। तो ऐसे केस में जब आप ऑडिट करेंगे तो आपको भी कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी आप ऑडिट में कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से जुड़ी किसी भी टेक्निक का ऑडिट करने में यूज करेंगे तो उसे हम कहेंगे कैट। दोबारा बोल रहा हूं, कैट कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई भी टेक्निक। कैट क्या है, कोई भी टेक्निक जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, अगर वो आप ऑडिट में यूज करते हो तो उसे बोल देते हैं हम कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, ठीक है। ऑडिट में कंप्यूटराइज जो टेक्निक यूज करी जाती है वो कैट है। अब कैट का यूज क्यों होता है, क्यों ऑडिटर आजकल कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की हेल्प ले रहा है ऑडिट करने में, क्या कारण है इसके पीछे? तो इसके पीछे 4 कारण है बेटा। पहला कारण क्या है, एब्सेंस ऑफ इनपुट डॉक्यूमेंट। आजकल इनपुट डॉक्यूमेंट फिजिकल फॉर्म में मिलते ही नहीं। आज आप पेटीएम पे कुछ ऑर्डर करते हो, आप सीधा एंट्री सॉफ्ट फॉर्म में ही जाती है, कुछ कागज तो यूज हुए ही नहीं, फिजिकल फॉर्म में तो कुछ है ही नहीं, तो इनपुट डॉक्यूमेंट कुछ होते ही नहीं है। फिर लैक ऑफ विजिबल ट्रांजैक्शन ट्रेल, मतलब जो प्रोसेसिंग होती है क्या वो आपको दिखाई देती है? आपने ऑर्डर करा, उसने पूरा प्रोसेस करके वहां तक पहुंचा दिया, क्या आपको कुछ दिखाई दिया? तो अब हमें प्रोसेसिंग के जो ट्रांजैक्शन ट्रेल होते हैं, जो सबूत होते हैं कि प्रोसेसिंग कैसे हुई, वो भी हमें दिखाई नहीं देती है। फिर लैक ऑफ विजिबल आउटपुट, हमें आउटपुट भी नजर नहीं आता है, क्योंकि आउटपुट भी आजकल कोई प्रिंट नहीं निकालता है, सब उसी के अंदर चलता रहता है। तो देखना 3 चीजें हो गई, लैक ऑफ इनपुट डॉक्यूमेंट, लैक ऑफ विजिबल ट्रांजैक्शन ट्रेल जिसे हम प्रोसेसिंग ट्रेल भी कह सकते हैं, और लैक ऑफ विजिबल आउटपुट। और चौथा क्या है, ईज ऑफ एक्सेस टू डेटा इन कंप्यूटर प्रोग्राम। अभी क्या हो गया यार, आजकल कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में ये भी तो दिक्कत है कि कोई भी आसानी से कहीं से भी बैठकर एक्सेस कर सकता है इनको। तो कोई भी अगर इनकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है तो इसमें एक प्रॉब्लम है यार। ऐसे तो कोई भी दूर बैठे बैठे हमारे क्लाइंट की जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है उनमें चेंज कर देगा, तो फिर ये तो डर हमेशा है। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कैट का उपयोग करेंगे उनके प्रोग्राम्स और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी है उन सबको चेक करने के लिए। तो बताओ कैट का यूज क्यों करते हैं? 4 कारण है। क्योंकि आजकल इनपुट डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, क्योंकि आजकल ट्रांजैक्शन ट्रेल नहीं मिलते, क्योंकि आजकल आउटपुट भी नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल डेटा कंप्यूटर को कोई भी इजीली एक्सेस कर लेता है, तो कहीं उसमें कुछ चेंज तो नहीं कर दिया। ये चेक करने के लिए ऑडिटर क्या करता है, अपने कैट का यूज करता है ना। ओके, इससे होता क्या है, कैट का यूज करने से क्या फायदा होगा? ऑडिट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, टाइम कम लगेगा, जल्दी से जल्दी हम कैट की मदद से उनका ऑडिट कर पाएंगे। भाई एक ट्रांजैक्शन चेक करते, इससे अच्छा क्या करो, अपने सॉफ्टवेयर से उनका सॉफ्टवेयर चेक कर लो, सॉफ्टवेयर सही हुआ तो उनके सारे ट्रांजैक्शन भी सही प्रोसेस हुए होंगे। और फाइनली इफेक्टिव टेस्ट चेकिंग हो जाएगी और एग्जामिनेशन डेप्थ हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो आपको सैंपलिंग करने में मदद करता है। सैंपलिंग करने से अच्छे लेवल के सैंपल मिल जाते हैं तो हम इफेक्टिव टेस्ट चेकिंग कर पाते हैं। तो ऑडिट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, टाइम बच जाता है और हम टेस्ट चेकिंग अच्छे से कर पाते हैं। चलिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, और वो क्या है, जनरल CIS कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स। तो पहले तो दिमाग में ये बिठाइए कि जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं
जो इंटरनल कंट्रोल होते हैं कहाँ पर, CIS एनवायरनमेंट में, वो होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होते हैं जनरल और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन। दो टाइप के कंट्रोल होते हैं, जनरल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल में कितने कंट्रोल हैं? 6। ABCD ऑपरेटिंग सिस्टम, ABCD ऑपरेटिंग सिस्टम, हम ऐसा याद रखेंगे। जनरल कंट्रोल कितने हैं? 6। ABCD ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशन कंट्रोल बड़े आसान है, इनपुट कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल और आउटपुट कंट्रोल। ये कोई भूलता ही नहीं है, क्योंकि पहले इनपुट होता है, फिर उसका प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट। तो ऐसा करके हमें ध्यान में रखना है। अभी एक बार जनरल स्टडी हम कर लेते हैं इस पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाय पर एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल। एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल, ये हो गया आपका ए से, ठीक है। बी से क्या है? ऑफ साइट बैकअप ऑफ डेटा इन कंप्यूटर प्रोग्राम। सी से क्या है? कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल्स। डी से क्या है? डेटा एंट्री एंड प्रोग्राम कंट्रोल्स। ओ से क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। और एस से क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स। ठीक है, तो इन 6 को हमें थोड़ा सा समझना है कि हम एग्जाम में इनके बारे में क्या लिखेंगे, डिटेल में क्या लिखेंगे, तो समझ लेते हैं। आप आ जाइए यहाँ पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल। एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट, जब आप अपने यहाँ के एप्लीकेशन सिस्टम को डेवलप कराते हैं, ठीक है, आपके यहाँ कोई नई एप्लीकेशन आती है तो या उसको डेवलप कराते हैं, बनवाते हैं आप, तो तब क्या कंट्रोल होना चाहिए? हम कहेंगे मतलब ये कौन से कंट्रोल हैं जिनके अंदर हम क्या करेंगे? कंट्रोल चेक करेंगे, कंट्रोल्स ओवर टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू सिस्टम। कोई नया सिस्टम आया तो उसकी टेस्टिंग करो, उसके इम्प्लीमेंटेशन को चेक करना। इन पर कंट्रोल जब हम लगाते हैं तो उसे कहते हैं एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल। जब आपके यहाँ सिस्टम डेवलप हो रहा है तो उसकी टेस्टिंग करना है, उसके इम्प्लीमेंटेशन पर कंट्रोल रखना है। और चेंजेस टू एप्लीकेशन सिस्टम, ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ के एप्लीकेशन सिस्टम को कोई भी चेंजेस कर जाए। जब भी कोई चेंज करेगा तो वो ऑथराइज पर्सन ही होगा, ऐसा हम कहेंगे। तो पहला हो गया एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल। बी से बैकअप कंट्रोल, मतलब आपको डेटा और प्रोग्राम का ऑफ साइट बैकअप मेंटेन करके चलना है, ताकि कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो अपने पास बैकअप तो रहेगा। सी से क्या है? कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल्स। कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल, इसमें हम क्या बताएंगे? दो बातें बताएंगे कि जो सिस्टम है वो यूज होता है ऑथोराइज पर्पस के लिए और ऑथोराइज पर्सन के द्वारा। ठीक है, जो सिस्टम यूज होता है, सिस्टम ऑपरेशन कंट्रोल नाम है ना, तो हम क्या कहेंगे? मतलब कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल, तो हम क्या कहेंगे कि जो सिस्टम यूज होता है वो ऑथोराइज पर्पस के लिए ही होता है और ऑथोराइज पर्सन के द्वारा ही यूज होता है। ठीक है, फिर डी से क्या था? डेटा एंट्री एंड प्रोग्राम कंट्रोल्स। इसमें हम क्या कहेंगे कि जो भी इनपुट डेटा इंसर्ट करा जाता है सिस्टम के अंदर वो ऑथोराइज होना चाहिए, इसके लिए कंट्रोल लगाने हैं। और एक्सेस टू डेटा एंड प्रोग्राम केवल किसका होगा? ऑथोराइज पर्सन का। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके मन में एक जनरल आइडिया बैठ जाना चाहिए कि आप कुछ बातें हर केस में लिख सकते हो कि कोई काम ऑथोराइज पर्पस के लिए होगा, ऑथोराइज पर्सन ही करेगा, ऑथोराइज ऑथोराइज ऑथोराइज, कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, तो आप थोड़ा सा जमा सकते हो सेटिंग को। ओके, तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल हो गया, एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल हो गया। दूसरा ऑफ साइट बैकअप ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम कंट्रोल हो गया। फिर कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल हो गया। फिर डेटा एंट्री एंड प्रोग्राम कंट्रोल हो गया। फिर ओ से क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। इसमें क्या करना है? एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क बनाना है ओवर CIS एक्टिविटीज। मतलब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है CIS एनवायरनमेंट में कि कौन किसके अंडर में काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कुछ प्रॉपर पॉलिसी प्रोसीजर वगैरह वगैरह आपको बना देना है, ताकि CIS एनवायरनमेंट बहुत इफेक्टिव तरीके से आपके यहाँ ऑपरेट करे। सो क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल में आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ओवर CIS एक्टिविटीज बनाना है और उसके अंदर क्या करना है? प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर इंटरनल कंट्रोल बनानी है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्रॉपर कर देना है, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। तो ये हो गए हमारे 5 कंट्रोल। एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल, ठीक है। दूसरा हो गया बैकअप कंट्रोल। तीसरा हो गया C से कंप्यूटर ऑपरेशनल कंट्रोल। D से डेटा एंट्री एंड प्रोग्राम कंट्रोल। O से ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। आखिरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल, जिसमें हम क्या कहेंगे कि जो एक्सेस टू सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, जो एक्सेस टू सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा वो केवल ऑथराइज पर्सन को ही मिलेगी और कोई पर्सन एक्सेस नहीं कर पाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर को। ठीक बात है, तो बड़ा आसान था ये, तो आप 2-4 बार बोल के देख लेना। ABCD ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना।
और रही बात इनपुट, इन सब की ये तो बड़े आसान है। इनपुट कैसा होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। प्रोसेसिंग में कुछ एरर होती है तो टाइमली पता चल जाती है, करेक्ट हो जाती हैं, है ना, इस टाइप की बातें हैं। प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है। आउटपुट कैसा है, एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ऑथराइज पर्सन कोई मिलना चाहिए, टाइमली बेसिस पर मिलना चाहिए, ऐसी कुछ बातें आपको लिखना है। अब एग्जैक्ट हम हर किसी की डिटेल याद नहीं रख सकते हैं, तो ठीक है, थोड़ा 19-20 चलेगा, है ना। ओके, यहाँ पर अपने से खत्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टेक्निक्स फॉर इवेल्युएटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट करने की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। वो ये है कि जब हम क्लाइंट का ऑडिट करने जाते हैं और वहां जाकर हम ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाते हैं, फिर हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में पहले हम लगाते हैं कंप्लायंस प्रोसीजर, दैट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मतलब पहले हम क्लाइंट का कंट्रोल चेक करते हैं, वहां के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं कहां पर, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर को लगाने के लिए, और उसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब क्लाइंट के यहां जब हम जाते हैं तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट बाद में चेक करते हैं, पहले हम उसके यहाँ की कंट्रोल सिस्टम को चेक करते हैं। अगर कंट्रोल सिस्टम अच्छा मिला तो बुक्स ऑफ अकाउंट की चेकिंग कम करनी होती है, और कंट्रोल सिस्टम बुरा मिला तो बुक्स ऑफ अकाउंट की चेकिंग ज्यादा करनी होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो भाई कौन कौन सी टेक्निक्स हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट करने की। टोटल 4 टेक्निक है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट करने की। पहली टेक्निक का नाम है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर, ठीक है। दूसरी का नाम है चेकलिस्ट, तीसरा नैरेटिव रिकॉर्ड, और फोर्थ है फ्लो चार्ट, ठीक है। जैसा नाम है वैसे ही इनका मीनिंग है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर की। तो ऑडिटर क्या करता है, एक क्वेश्चनियर बनाता है, मतलब एक कागज पर बहुत सारे क्वेश्चंस लिखता है क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। और फिर उन क्वेश्चंस के जवाब किससे मांगता है, क्लाइंट के स्टाफ से। तो देखो क्या लिखा है, प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर, फिल्ड बाय क्लाइंट। तो ऑडिटर ने एक क्वेश्चनियर का सीरीज बनाया, और वो क्वेश्चनियर का सीरीज किसके लिए इशू कर दिया, क्लाइंट के लिए, कि लो इसको भर कर दो, ठीक बात है। चेकलिस्ट क्या होता है, ऑलमोस्ट इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर जैसा ही होता है, बस एक छोटा सा अंतर है, वो क्या है कि प्रिपेयर्ड एंड फिल्ड बाय ऑडिटर स्टाफ। मतलब ऑडिटर की टीम ही चेकलिस्ट बनाएगी और ऑडिटर की टीम ही उसके जवाब भरेगी। कैसे भरेगी सर, वो क्लाइंट से पूछ कर, ठीक है। जैसे कि मान लो हमें पूछना है क्लाइंट से कि क्यों आपके यहाँ परचेस करने के पहले टेंडर्स बुलाए जाते हैं क्या, तो अपन ने ही क्वेश्चन बना लिया और अपन उनसे पूछेंगे, जवाब उनका हाँ या ना जो भी आएगा वो लिख लिया करेंगे, है ना। तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर और चेकलिस्ट में बेसिकली केवल एक ही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है, वो क्या है कि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर ऑडिटर बनाता है और क्लाइंट भर के देता है उसे, लेकिन जो चेकलिस्ट है वो ऑडिटर का स्टाफ, ऑडिटर की टीम ही बनाती है और ऑडिटर की टीम ही उसे फिल करती है। फिर नैरेटिव रिकॉर्ड की बात करते हैं, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। नैरेटिव रिकॉर्ड में क्या होता है कि अपन किसी क्लाइंट के पास जाते हैं और उसका एक एक डिस्क्रिप्शन, हर डिपार्टमेंट में हर जगह जाते हैं और जो भी दिखाई देता है उसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिखते चले जाते हैं। एक बोरिंग सा तरीका है ना। तो ये हो जाता है तुम्हारा नैरेटिव रिकॉर्ड। अपन सबके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी एक हिंट दे रहा हूं बस, है ना। फिर बात करते हैं फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट जैसा नाम वैसा काम, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ क्लाइंट ईच पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मतलब हम क्या करेंगे, क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लेंगे, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है ना, ऐसा कुछ। तो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, है ना। ओके, अब शुरू करते हैं 1 बाय 1 इन डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर की। तो एक डायग्राम बना है, आप इसको समझिए। अपन क्या करेंगे, अपन ने ऐसा कुछ एक कागज उठाया, उस पर क्या करा, सीरियल नंबर लिख लिया, फिर क्वेश्चंस लिख लिए। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके बनाया, फिर उसमें लिख लिए क्वेश्चंस, है ना, कि हम क्या क्या क्वेश्चन हमें क्लाइंट से पूछना है। फिर उसके आंसर्स किस तरीके से होंगे, इधर यस और नो और नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा कि आर टेंडर्स इनवाइटेड बिफोर परचेस या परचेसिंग दी मटेरियल, है ना। तो आंसर क्या होगा, या तो यस होगा या नो होगा या फिर नॉट एप्लीकेबल होगा, है ना। फिर अगर उनका जवाब नो होता है तो वो एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, है ना। कई बार एक्सप्लेनेशन भी होता है कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता है, इस टाइप की कुछ बात है ना। ओके,
तो अपन सिंपल बोल सकते हैं कि क्वेश्चनियर क्या होता है, यह एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होता है रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। दूसरा, इसके अंदर जो आंसर करना होता है उसके 3 तरीके होते हैं, यस में करिए, नो में करिए या फिर नॉट एप्लीकेबल में करिए। अगर जवाब आता है यस में तो ये सेटिस्फैक्टरी पोजीशन को बताता है, अगर जवाब आता है नो में तो ये डिससेटिस्फैक्टरी पोजीशन को बताता है, और नॉट एप्लीकेबल तब हमें जवाब देना होता है जब क्वेश्चन हमारे लिए रेलिवेंट ही ना हो। फिर बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, तो वहां पर आपको क्या करना है, अगर आपका जवाब नो होता है तो उसके केस में क्लाइंट को एक्सप्लेनेशन भी देना होता है। चलो ये क्वेश्चनियर हमने दिया था क्लाइंट को, क्लाइंट ने भर दिया उसे, क्लाइंट के स्टाफ ने उसे फिल कर दिया, अब उसको हमने उनसे वापस ले लिया। अब क्या करेंगे, जो भी इनकंसिस्टेंसीज मिलेंगी, जो भी हमें कमियां मिलेंगी, उनको हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट से। जहां जहां क्लाइंट ने नो आंसर दिया होगा मुझसे डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा क्यों हम ऐसा क्यों। और फिर उन सब डिस्कशन के बाद क्या करेगा ऑडिटर, एक रिपोर्ट बनाएगा काहे की ऑफ डेफिशिएंसीज, ठीक है, जिसमें कमियां लिखेंगे इंटरनल कंट्रोल की, और प्लस उसमें यह भी लिखेंगे कि कैसे इन्हें इंप्रूव करना है, तो रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूवमेंट। ठीक बात है। अब बात करते हैं कि हमें क्या बेनिफिट होगा इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर बनाने का। तो इसके मेनली 2 बेनिफिट हैं। आप अगर ढंग से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बनाते हो तो ऑल इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैन बी डन एट वन टाइम। आप एक ही बार में क्लाइंट के पूरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट कर लेंगे। और फायदा क्या है, चांसेस ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिव्यू प्रोसीजर आर लेस। मतलब आपके हाथ से कुछ भी चीज छूटेगी नहीं, हर चीज आप चेक कर ही लेंगे, क्योंकि आपने सोच समझकर पहले ही क्या कर लिया है, एक प्रॉपर क्वेश्चनियर बना लिया है क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड। ओके, तो ये था हमारा इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर। अब जब आप रीडिंग करेंगे नोट्स की, जैसे कि ये रहे आपके नोट्स, कहाँ है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर, ये रहा, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लाइक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म, सब बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। यस सेटिस्फैक्टरी पोजीशन को बताता है, नो काय को बताता है, नो वीकनेसेस को बताता है। फिर नो के केस में आपको एक्सप्लेनेशन का कॉलम भी बनाना होता है, अगर क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं होगा तो नॉट एप्लीकेबल लिखना होगा। ठीक है, फिर भरता कौन है, क्लाइंट का स्टाफ भरता है। फिर इनकंसिस्टेंसीज अगर कुछ मिलती हैं तो क्लाइंट से डिस्कस की जाती हैं। फिर ऑडिटर एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें डेफिशिएंसीज लिखी जाती हैं, और ऑडिटर को जो रिकमेंडेशन देने हैं वो भी लिखे जाते हैं। फिर इसके फायदे क्या हैं कि कोई चीज छूटेगी नहीं। फिर अगर प्रॉपर क्वेश्चनियर बनाया है तो पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक ही बार में रिव्यू हो जाएगा। तो ये थे हमारे फायदे काय के इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर के, या इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर के बारे में पूरा डिटेल। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो ये हो गया हमारा इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम फ्लो चार्ट की। तो फ्लो चार्ट का क्या है, जैसे ही फ्लो चार्ट अपन बोलते हैं तो एकदम से अपने दिमाग में क्या आता है, कुछ डायग्राम टाइप का, कि सबसे पहले ये आएगा हिरार्की टाइप का, इसके नीचे आएगा, इसके नीचे ये 2 चीजें आएंगी, इस टाइप से कुछ मन में आता है ना। तो इसलिए मैंने इसको डायग्राम फॉर्म में बनाया है, क्योंकि एग्जाम में हमें 4 नंबर का आंसर लिखना होगा, तो हम कैसे कौन कौन सी बातें लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो, जब भी कोई भी टेक्निक ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पूछी जाए, लाइक इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर पूछे या फ्लो चार्ट पूछे या चेकलिस्ट पूछे या कुछ भी पूछे, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इट इज अ टेक्निक फॉर इवेल्युएटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करने की यह एक टेक्निक है। दूसरी बात हम क्या बताएंगे, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज ईच पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो क्लाइंट का है उसका ग्राफिक जो प्रेजेंटेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं। फिर दिस इज द मोस्ट कंसाइज वे ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ सिस्टम। मतलब ऑडिटर जब क्लाइंट के सिस्टम को रिव्यू करता है तो रिव्यू करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर या चेकलिस्ट या नैरेटिव रिकॉर्ड, और वैसे ही उनमें से क्या है फ्लो चार्ट। तो जब ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करता है तो रिव्यू करने का सबसे अच्छा तरीका, मोस्ट कंसाइज वे ऑफ रिकॉर्डिंग दी ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ सिस्टम यही है ना, एक शॉर्ट एंड स्वीट। कि आप देखते हैं ना, कितनी भी बड़ी बात हो अगर फ्लो चार्ट में बना दी जाए तो अपन को लगता है कि यार ये बहुत समझ में भी ज्यादा आती है और छोटी सी भी हो जाती है वो, है ना। सो दिस इज व्हाट मोस्ट कंसाइज वे ऑफ रिकॉर्डिंग दी ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ सिस्टम। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं फ्लो चार्ट के बारे में, इट मिनिमाइजेस द अमाउंट ऑफ नैरेटिव एक्सप्लेनेशन। अब आपको बहुत सारी पैराग्राफ में लिखने की जरूरत नहीं है, नैरेटिव एक्सप्लेनेशन कम हो जाता है, फ्लो चार्ट में लिखने का काम कम हो जाता है। फिर इट गिव्स वर्ड्स आई व्यू। वर्ड्स आई व्यू मतलब कि आपको एक ही बार में पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझ में आ जाता है। आप कभी भी किसी चीज को डायग्राम में देखना, आपको जल्दी से बात समझ में आ जाती है ना। सो इट गिव्स वर्ड्स आई व्यू। फिर वीकनेस
कैन बी इजीली स्पॉटेड, आपको कमियां आसानी से पता चल जाएंगी। डायग्राम में आपको इजीली दिख जाएगा कि यार कौन सा पॉइंट है जहां पर कुछ कमी लग रही है। ठीक है, ओके। फिर यह जरूरी क्यों है, मतलब फ्लो चार्ट टेक्निक का यूज होना क्यों जरूरी है, तो उसके पीछे 3 कारण अपन ने लिखे हैं। टू स्टडी दी एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप क्लाइंट की पूरी प्रोसेस कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, वो पूरी एंटायर प्रोसेस को आप समझना चाहते हैं तो आपको फ्लो चार्ट यूज करना चाहिए। फिर आप क्लाइंट की नेचर ऑफ एक्टिविटी समझना चाहते हैं, वहां पर क्या क्या होता है, तो आपको ये टेक्निक मदद करती है, इसका यूज करना चाहिए आपको। फिर अगर आप चाहते हैं कि कितने चैनल्स में काम होता है, क्लाइंट क्या कितने चैनल्स में काम होता है, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, एक सीक्वेंस को समझना चाहते हैं, चैनल्स कौन कौन से बीच में आते हैं, तो आपको फ्लो चार्ट यूज करना चाहिए। याद रखने के लिए आप थोड़ा सा ऐसा भी बोल सकते हैं कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन तो है ही, साथ में है मोस्ट कंसाइज वे, इसलिए है क्योंकि ये नैरेटिव एक्सप्लेनेशन को कम कर देता है, ये बर्ड्स आई व्यू प्रोवाइड करता है, इसमें वीकनेसेस इजीली मिल जाती हैं, है ना, इसलिए हम इसे मोस्ट कंसाइज वे ऑफ रिकॉर्डिंग दी ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ सिस्टम बोलते हैं, है ना। हालांकि एग्जाम में जब आप लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके आप लिखते चले जाओगे, है ना, और 8 अलग से लिखना चाहोगे इसी तरह। तो ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट, है ना। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो मेन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन करें तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर और फ्लो चार्ट ही मेनली एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, पर ठीक है थोड़ा सा डिस्कशन अपन किस बारे में कर लेते हैं, नैरेटिव रिकॉर्ड के बारे में। तो नैरेटिव रिकॉर्ड जैसी शब्द आता है तो एक डायग्राम दिमाग में आता है, वो ये है कि डिटेल में एक कागज में बहुत सारा कुछ तो भी लिखा हुआ है। तो इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, देखो, दिस इज व्हाट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाइंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कंप्लीट, आप क्लाइंट के यहां जैसे एंटर हुए और एक एक चीज आपने लिखना शुरू कर दिया कि कहां पर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या, हर चीज को बस लिखे जा रहे हो आप। सो दिस इज व्हाट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक बात है। फिर ये कब अप्रोप्रिएट होता है, कब अच्छा होता है, ये जब क्लाइंट के यहां कोई फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है, वेयर अ फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज लैकिंग। ठीक है, तो जहां पर प्रॉपर सिस्टम नहीं है, सब उल्टा पुल्टा है, तो आप जाओ जहां थोड़ा थोड़ा जो भी दिखाई देता है वो आप लिखते चले जाना। और ऐसा नॉर्मली कहां होता है, इन केस ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नॉर्मली ये वाली जो टेक्निक होती है स्मॉल बिजनेस के केस में ही अप्लाई करी जाती है। ठीक है, फिर ये टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली भी है। क्यों, आप जाके एक एक बात को लिखे जा रहे हो, टाइम पास चल रहा है, स्टाफ ज्यादा लगेगा आपको ये सब काम करवाने में। फिर इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड गैप्स इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखिए, जैसे आप फ्लो चार्ट में ना आप इजीली वीकनेसेस को स्पॉट कर लेते थे, पकड़ लेते थे, वैसा इसमें वीकनेसेस को पकड़ पाना, गैप्स या कमियों को देख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो ऐसा हम बताएंगे नैरेटिव रिकॉर्ड के बारे में, है ना। ओके, फिर बात आती है चेकलिस्ट की। तो चेकलिस्ट में सच कुछ है नहीं, एकदम इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर के जैसा ही है, बस इतना फर्क है कि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर में ऑडिटर बनाता है क्वेश्चनियर और इशू कर देता है क्लाइंट को, जबकि चेकलिस्ट में क्या होता है कि ऑडिटर का स्टाफ ही चेकलिस्ट बना लेता है और वही चेकलिस्ट को खुद ही भरता है क्लाइंट से पूछ कर, है ना। जैसे अपन कभी नहीं, अपन को घर जाना है तो अपन एक चेकलिस्ट बनाते हैं, घर क्या क्या लेकर जाना है, बैग ले जाना है, पेन ले जाना है, लैपटॉप ले जाना है, ऐसा कुछ, है ना। सो एक लाइन में अगर देखें तो क्या लिखा है, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट एन ऑडिट स्टाफ इज रिक्वायर्ड टू फॉलो, है ना। तो एक इंस्ट्रक्शन का या एक क्वेश्चंस का हमने एक पेज बना लिया, उसमें एक एक बात लिख ली कि क्या क्या बातें हैं जो हमें क्लाइंट से पूछनी है रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सो ये है हमारी चारों टेक्निक ऑफ इवेल्यूटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ध्यान रखें, जब भी इनमें से कोई टेक्निक आए तो आप पहली लाइन कहां से शुरू करेंगे कि इट्स अ टेक्निक यूज्ड फॉर इवेल्यूटिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ओके, चलिए दोस्तों, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है डिजाइन एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ CIS, मतलब कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है उसके डिजाइन के बारे में आपको कुछ बताना है। बहुत ध्यान से सुनना। टोटल 5 फीचर्स, एक तरीके से 5 डिजाइन वाले फीचर्स हमें बताना है कि जो CIS सिस्टम में होते हैं, या सिंपल शब्दों में कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में 5 खास बातें कौन कौन सी होती हैं। देखिए 5 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, सिस्टम जनरेटेड ट्रांजेक्शन, प्रोग्राम्ड कंट्रोल प्रोसीजर, कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस, सिंगल ट्रांजेक्शन अपडेट, मल्टीपल ट्रांजेक्शन और वल्नरेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा। एक एक बात को ध्यान से समझना। अच्छा, समझना भी है और हमको याद भी रखना है कि लिखना कैसे है, तो इसलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। देखो वो क्या है, ये रहा।
सबसे पहले अपन बात करते हैं सिस्टम जनरेटेड ट्रांजेक्शन की। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो सिस्टम खुद से जनरेट करता है, आपको कोई इनपुट देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा अगर रेट आपके प्रोग्राम में ऑलरेडी इंसर्टेड है तो, या इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट का कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ। तो क्या लिखेंगे क्या एग्जाम में, सम ट्रांजेक्शन में बी इनिशिएटेड बाय CIS इटसेल्फ, कंप्यूटर खुद से इनिशिएट कर देगा, खुद से कर देगा, विदाउट द नीड ऑफ इनपुट, आपको कुछ अलग से इनपुट देने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर खुद से क्या करेगा, ट्रांजेक्शन को जनरेट करेगा। नाम रख दिया सिस्टम जनरेटेड ट्रांजेक्शन। सेकंड क्या है, प्रोग्राम कंट्रोल प्रोसीजर, मतलब मैनुअल सिस्टम में हमें अलग से कंट्रोल लगाने होते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करना होता है, दुनिया भर के काम करने होते हैं। CIS एनवायरमेंट की खास बात क्या है कि कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर ही लगे होते हैं। क्या बोल रहा हूं, कंप्यूटर के अंदर ही, प्रोग्राम्स के अंदर ही कंट्रोल्स लगे होते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, नेचर ऑफ CIS मतलब CIS का नेचर इस तरीके का होता है दैट इट अलाउज डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन द कंप्यूटर प्रोग्राम इटसेल्फ, मतलब CIS सिस्टम इस तरीके का होता है कि उसके प्रोग्राम के अंदर ही इंटरनल कंट्रोल को हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, जैसे कि पासवर्ड लगा देना, है ना, ऐसा कुछ। और क्या है, अगला है कंसिस्टेंसी मतलब CIS की खास बात है कि वो जो भी काम करता है ना वो वही बार बार करता है। जैसे आप कैलकुलेटर पे भी 2 + 2 करेंगे तो हर बार 4 ही आएगा, कभी 5 नहीं आएगा। इसका मतलब एरर नहीं करता है, वो बार बार क्या करता है, वही करता है जिस तरीके से उसको प्रोग्राम किया गया है ना। सो देखो क्या लिखेंगे, क्या CIS फंक्शन एग्जैक्टली एज प्रोग्राम, वैसे ही फंक्शन करता है जैसे उसको प्रोग्राम करा गया है। और प्लस ये क्या होता है, मोर रिलायबल होता है देन मैनुअल सिस्टम। फिर देखो क्या लिखा है, सिंगल ट्रांजेक्शन अपडेट मल्टीपल डेटाबेस। अगर आपने एक एंट्री पास करा, आप टैली में भी एक एंट्री पास करते हो तो क्या होता है, पूरा जहां जहां भी अपडेशन होना सब जगह हो जाएगा, पूरा बैलेंस शीट तक इफेक्ट चला जाता है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, सिंगल इनपुट टू अकाउंटिंग सिस्टम में ऑटोमेटिकली अपडेट ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटेड विद दैट ट्रांजेक्शन। ऑल रिकॉर्ड अपने आप अपडेट हो जाएंगे एक ट्रांजेक्शन का इनपुट डालने पर, है ना। ओके, फिर क्या लिखा है, वल्नरेबिलिटी ऑफ डेटा इन प्रोग्राम। अभी इस एक रिस्क भी होता है, इतनी सारी अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराई भी होगी। बुराई क्या है कि आपका जो डेटा और प्रोग्राम होता है वो कहीं ना कहीं स्टोर काय में होता है, पोर्टेबल डिवाइसेस में, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क या टेप्स वगैरह में। तो हो सकता है वो चोरी हो जाए या कोई एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन वगैरह कुछ हो जाए, है ना। तो बहुत ध्यान से सुन लेना, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो हम 4 में से 4 ला सकते हैं बहुत आराम से। पर एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हो सकता है हम भूल जाएं, हमें 5 में से 2 ही पॉइंट याद आए। तो उसको याद रखने का एक तरीका है, आपको यूज करना है तो करिए, मेरा काम है बताना, मैं बता देता हूं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, यदि हम ट्रांजेक्शन्स पर कंट्रोल प्रोसीजर, एकदम सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस है ना, तो यदि हम ट्रांजेक्शन्स पर कंट्रोल प्रोसीजर कंसिस्टेंसी के साथ लगाते हैं तो सिंगल ट्रांजेक्शन में भी वल्नरेबिलिटी नहीं रहेगी। सिंपल सी बात है यार, अगर आप ट्रांजेक्शन पे कंट्रोल कंसिस्टेंसी के साथ लगातार लगाते रहोगे तो एक सिंगल ट्रांजेक्शन में भी कोई वल्नरेबिलिटी नहीं होगी। अब देख लो आप, सिस्टम से ट्रांजेक्शन से क्या बन जाएगा, सिस्टम जनरेटेड ट्रांजेक्शन। कंट्रोल से क्या बन जाएगा, कंट्रोल प्रोसीजर से प्रोग्राम कंट्रोल प्रोसीजर। कंसिस्टेंसी से कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस, सिंगल ट्रांजेक्शन से सिंगल ट्रांजेक्शन अपडेट मल्टीपल ट्रांजेक्शन, एंड फाइनली वल्नरेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट, मतलब किन पर इंटरनल ऑडिट अप्लाई होता है, किन पर नहीं होता है। क्या सारी कंपनीज पर इंटरनल ऑडिट अप्लाई होता है, मतलब क्या सारी कंपनीज को इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा, जवाब है नहीं। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं कि किस किस को करवाना है। देख लीजिए, इसको भी अपन डायग्राम से पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल है। इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कंपनी कितने टाइप की होती है। पहला होता है पब्लिक कंपनी, दूसरा होता है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में जो लिस्टेड कंपनी होंगी उन पर तो बिना किसी कंडीशन के उन्हें क्या करना है, इंटरनल ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। क्लियर है ये बात, ओके। और जनरली ऐसा ही होता है, जब भी कोई चीज अप्लाई करने की बात आती है तो सबसे पहले उठाया जाता है बड़ी कंपनीज को, जिनका पब्लिक एट लार्ज से ज्यादा कनेक्शन है। तो सबसे पहले उठा लिया लिस्टेड को, जो करवानी है। अब पब्लिक कंपनी का दूसरा टाइप क्या होता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 4 कंडीशन है। अगर आपका डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर लोन्स 100 करोड़ से ज्यादा है, ध्यान देना 100 करोड़ से ज्यादा है, और टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो याद रखना बड़ा आसान है, 25, 50, 100, 200 सारे अमाउंट्स करोड़ में है। अच्छा, इन सब के बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखें, इनमें से कोई भी कंडीशन यदि पूरी हुई तो
तो आपको क्या करवाना पड़ जाएगा, इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखने के लिए एक और बात ध्यान रखना कि जो डिपॉजिट है और जो लोन्स है, ये दोनों का नेचर जो होता है वो लाइबिलिटी वाला होता है, कहीं ना कहीं ये लोन काइंड ऑफ होता है। तो इनमें एनी टाइम है, मतलब डिपॉजिट आपके प्रीवियस ईयर में कभी भी 25 करोड़ या उससे ऊपर गया होगा तो आपको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। या फिर आपका लोन प्रीवियस मतलब जो भी आपका ईयर खत्म हुआ है उसमें कभी भी, भाई जिस ईयर में आप इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हो उसी की बात कर रहा हूं मैं, अगर डिपॉजिट कभी भी 25 करोड़ या उससे ज्यादा गया तो आपको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। और लोन एंड बोरोविंग्स कभी भी 100 करोड़ से ज्यादा गया तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो ध्यान देने वाली बात सबसे बड़ी क्या है कि लोन्स में एक्सीडिंग 100 करोड़ से, दूसरी बात डिपॉजिट और लोन में एनी टाइम है, बाकी सब में क्या है ड्यूरिंग द मतलब पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के एंड में अपन चेक करते हैं ना। जैसे कि अगर पेड अप शेयर कैपिटल की बात करें तो एंड में चेक करेंगे, टर्नओवर की बात चेक करें तो फॉर द ईयर मतलब एक तरीके से एंड में ही चेक करते हैं, पर डिपॉजिट और लोन्स को हम एनी टाइम में चेक करते हैं। प्राइवेट कंपनी में बस लास्ट वाली 2 बड़ी कंडीशन चेक करनी है आपको, लोन 100 करोड़ से ज्यादा कभी भी हुआ है ईयर के अंदर तो आपको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा, और टर्नओवर पूरे साल का 200 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, एक और बात लोन में ध्यान रखना है, यहां पर होता है बैंक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। लोन केवल किससे लिया होना चाहिए, बैंक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके अलावा किसी और का लोन हुआ तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक बात है। अच्छा, इंटरनल ऑडिट से जुड़ी और क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो बता देता हूं। जो इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, प्लस इंटरनल ऑडिटर आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, अदर देन एम्प्लॉय भी हो सकता है, सीए भी हो सकता है, और कोई अदर प्रोफेशनल भी हो सकता है। ठीक बात है, तो कोई एज सच बहुत भारी नियम कानून नहीं है ना। ओके, और आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जामिनेशन इन डेप्थ। एग्जामिनेशन इन डेप्थ क्या मतलब होता है, सुन लीजिए, बहुत आसान है, जैसा नाम वैसा काम। इट मीन्स अ डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनेशन ऑफ सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन ट्रेसिंग ऑल द इवेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ दैट ट्रांजेक्शन। देखो, इस पर कई बार करेक्ट एंड करेक्ट का क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान से सुनना है ना। क्या करना है आपको, आपके पास मान लो 50,000 ट्रांजेक्शन है, तो इनका कहना है कि 50,000 ट्रांजेक्शन को सारी के सारी चेक मत करो, बजाय उसके 50,000 में से 5,000 10,000 ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर लो और उन सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन को इन डेप्थ स्टेप बाय स्टेप चेक करो, है ना। तो पूरी चेकिंग थोड़ा थोड़ा करने से अच्छा है कि सिलेक्ट कर लो कुछ और उसको ढंग से चेक करो, है ना। तो क्या लिखा है, इट मींस अ डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनेशन ऑफ सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन, इस पर क्वेश्चन बना था, ऑफ सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन नॉट ऑल द ट्रांजेक्शन ट्रेसिंग ऑल द इवेंट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, और फिर उन सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन को शुरुआत से लेकर एंड तक एकदम ढंग से चेक करने का, है ना। फिर क्या लिखा है, ऑडिटर चेक्स ऑल द अकाउंटिंग एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। मतलब अब जब आप सिलेक्टेड ही चेक कर रहे हो तो ऐसा मत करना कि कुछ कुछ चीजें उसकी चेक कर ली, हर एस्पेक्ट चेक करना है, हर एस्पेक्ट, चाहे वो अकाउंटिंग वाला हो चाहे वो ऑपरेशनल वाला हो, ऑल एस्पेक्ट। ऑडिटर चेक ऑल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग हो या ऑपरेशन एस्पेक्ट हो, ठीक है, और वो भी बिगिनिंग से एंड तक। ओके, इससे फायदा क्या होगा, मतलब इतना एग्जामिनेशन डेप्थ करने से फायदा क्या होगा, दिस एनेबल्स हिम टू गेन अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, स्टेजेस इन्वॉल्व इन इट्स प्रोसेसिंग एंड द कंट्रोल्स एट ईच स्टेज। अगर आपने किसी ट्रांजेक्शन को बिगिनिंग से एंड तक ढंग से चेक करा है तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि कौन कौन सी स्टेजेस में ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, कौन कौन से नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, कौन कौन से स्टेज पर क्या क्या कंट्रोल्स लगे, एकदम बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगा। फिर इट गिव्स द ऑडिटर मोर वैल्यूएबल ऑडिट एविडेंस देन अ प्राइम ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। ये कहता है कि आप सारे ट्रांजेक्शन को थोड़ा थोड़ा चेक करोगे, इससे अच्छा सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन को एकदम ढंग से चेक करोगे तो यू विल गेट मोर वैल्यूएबल ऑडिट एविडेंस। ओके, एंड फाइनली एग्जामिनेशन इन डेप्थ हैज बीन फाउंड इंडिस्पेंसिबल इन द मॉडर्न ऑडिटिंग प्रैक्टिस। मतलब आज के जमाने में जब ऑडिट होता है ना तो जो एग्जामिनेशन डेप्थ ये इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, मतलब इसके बिना अगर आप ऐसा समझो आप कि अगर आपने एग्जामिनेशन इन डेप्थ नहीं करा तो इसका मतलब एक तरीके से आपने ऑडिट ही नहीं करा। सो दिस इज व्हाट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न ऑडिटिंग। ओके, सो एग्जामिनेशन डेप्थ हो गया खत्म। एक और बात, आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का वो है लेटर ऑफ वीकनेस क्या होता है। तो लेटर ऑफ वीकनेस पहले समझ लीजिए, सिंपल, ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो वो क्या करता है, पहले लगाता है वो कंप्लायंस प्रोसीजर और फिर लगाता है वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर।
मतलब पहले वो चेक करता है कंट्रोल्स को, फिर वो चेक करता है बुक्स ऑफ अकाउंट को। तो जब वो कंट्रोल्स को चेक करता है तो कंप्लायंस प्रोसीजर लगाता है, और कंप्लायंस प्रोसीजर में वो कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को, उनकी डिजाइन को, उनके ऑपरेशन को चेक करता है। और ऐसा करते समय उसको जो भी कमियां दिखाई देती हैं उन कमियों को वो क्या करता है, एक लेटर में लिखता है, एक लेटर में लिखता है उन सारी डेफिशिएंसीज को, ठीक है। और उन डेफिशिएंसी को कैसे दूर करा जा सकता है उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन वगैरह लिखता है, पूरी रिपोर्ट तैयार करता है, और ये रिपोर्ट किसको दे देता है, मैनेजमेंट को दे देता है, ठीक है। अच्छा, ये बात कहीं ना कहीं ऐसे 265 में भी बताई है कि अगर ऑडिटर को कंट्रोल्स में वीकनेसेस नजर आती हैं तो उसके लिए वो रिपोर्ट बनाकर मैनेजमेंट को देता है। अब एक बार रीड करके देख लेते हैं। द ऑडिटर डज कंप्लायंस प्रोसीजर टू असर्टेन दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट, वर्क इफेक्टिवली, वर्क कंटिन्यूसली। मतलब सबसे मेन शब्द क्या आना चाहिए, लेटर ऑफ वीकनेस कौन बनाता है, ऑडिटर बनाता है। कौन बनाता है, ऑडिटर बनाता है। किसको देता है, मैनेजमेंट को देता है। उस लेटर में लिखता क्या है कि इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस क्या है। ये कहां से पता चलेगा, कंप्लायंस प्रोसीजर लगाने से पता चलेगा, है ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी जिसे हम बोलते हैं। और इससे कितनी चीजें पता चलेंगी, 3 चीजें। इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वर्क करता है कि नहीं करता है, और पूरे साल भर करता है कि नहीं करता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, व्हेन ही कम्स अक्रॉस एनी वीकनेस इन दी कंट्रोल पॉइंट, अगर उसे कोई वीकनेस नजर आती है तो वो क्या करता है, ही इशूज लेटर ऑफ वीकनेस। इसका मतलब क्या है, क्या हर केस में लेटर ऑफ वीकनेस इशू होगा, नो नो नो। केवल कब लेटर ऑफ वीकनेस इशू होगा, अगर ऑडिटर को कंट्रोल प्रोसीजर कंट्रोल चेक करते समय कोई वीकनेस मिलती है, केवल तो ही लेटर ऑफ वीकनेस इशू होगा। सो इफ ही कम्स अक्रॉस एनी वीकनेस देन ओनली ही विल इशू लेटर ऑफ वीकनेस। फिर क्या है, लेटर ऑफ वीकनेस इज अ रिपोर्ट इशूड बाय द ऑडिटर स्टेटिंग द वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। रिपोर्ट है जिसमें वीकनेसेस लिखी होती है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। फिर इसके अंदर और क्या होता है, इट ऑल्सो सजेस्ट मेजर बाय विच द वीकनेसेस इन दी सिस्टम कैन बी करेक्टेड। अच्छा, ऑडिटर कभी भी केवल कमियां नहीं बताता, साथ में रिकमेंडेशन भी देता है ना, रिकमेंडेटरी मेजर बताता है कैसे इनको ठीक कर सकते हैं कमियों को, है ना। फिर लैप्सेस इन ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल टू आर रिपोर्टेड इन कम्युनिकेशन ऑफ वीकनेस। लैप्सेस इन ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल मतलब आपने ये तो बोल दिया कि कंट्रोल में कमी है, आपने बोल दिया परचेज पे जो कंट्रोल लगाया गया वो अच्छे नहीं है, वो उनमें कमियां है। इसके साथ में आपको ये भी बताना कि उसमें लैप्सेस क्या है, मतलब कमी क्या है, जैसे कि टेंडर्स नहीं बुलाए जाते हैं या क्या करते हैं, मतलब या ऑथराइज नहीं होता है परचेज ट्रांजेक्शन, क्या प्रॉब्लम क्या है वो भी बता दे। सो लैप्सेस इन ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन द कम्युनिकेशन ऑफ वीकनेस। और फाइनली आखिरी पॉइंट, द ऑडिटर रिपोर्ट such weakness in design and operation of internal control as have come to notice of auditor during his auditing। सबसे मेन बात यह है कि ऑडिटर केवल वही वीकनेस, केवल सच वीकनेस जो उसको मिली है। इसका मतलब क्या, मैनेजमेंट ऐसा कह सकता है ऑडिटर से कि आपने तो हमारे यहाँ तो 100 कमियां थी, आपने तो केवल 60 ही बताई। ऑडिटर कह के भाई साहब ऐसा है कि ऑडिट करते समय हमें जो कमियां मिलेंगी, हमारा काम है केवल वो कमियां बताना। हम यहाँ केवल इंटरनल कंट्रोल चेक करने नहीं आए, हम तो ऑडिट करने आए थे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट का। वो तो हमने अपने पर्पस के लिए इंटरनल कंट्रोल को चेक करा था, तो हमें जो कमियां मिली वो हमने बता दी। हर कमी हम बताएंगे ये उम्मीद मत करना। सो ये था हमारा लेटर ऑफ वीकनेस। ओके दोस्तों, चैप्टर 4 को कंटिन्यू करते हैं। और इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी हम पढ़ने वाले हैं कहीं ना कहीं वो ऐसा कंटेंट है जो आप भूल सकते हैं ना, इसलिए मैं पहले से ही इस पूरे कंटेंट पर आर बना रहा हूं। आर मतलब रिवाइज करना है, आपको 2 से 3 बार लिखकर भी देखना है और रिवाइज भी करना है, क्योंकि कंटेंट ऐसा है कि आपको सुनने में आसान लगेगा लेकिन याद रखना कठिन होगा, और एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं लिखने के, है ना। हालांकि अच्छी बात है कि अपन बहुत सारा पढ़ेंगे और आपको केवल 4 मार्क्स से लिखना है। 4 मार्क्स में आपको बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर की। इंडिपेंडेंस, अपन नॉर्मली आज तक जब भी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं अपन स्टैट्यूटरी ऑडिटर को माइंड में रखते हैं, पर कहीं ना कहीं ऑडिटर कोई भी हो इंडिपेंडेंस तो मायने रखता ही है। अब सवाल ये है कि हम क्या लिखेंगे, क्या एग्जैक्टली हम इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जिस तरह से इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए अप्लाई होता है, वैसे ही इंटरनल ऑडिटर के लिए भी अप्लाई होता है। सो इट इज इक्वली रेलिवेंट फॉर इंटरनल ऑडिटर ऑल्सो। दूसरी बात, हम लिखेंगे इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन। जरूर लिखना है ये बेटा। क्यों लिखना है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन में ही कहा गया है कि एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा, इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एंड एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी डिजाइन टू एड वैल्यू एंड इंप्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। कोई भी एंटिटी इंटरनल ऑडिट इसलिए करवा दी ताकि वो अपने आप को और इंप्रूव कर सके, है ना।
तो अपन ने क्या करना है, पहले डेफिनेशन जरूर बताना है कि डेफिनेशन में ही लिखा है कि यह एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, तो कहीं ना कहीं इंटरनल ऑडिटर भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी वो इंडिपेंडेंट होकर काम कर पाएगा, अच्छे से काम कर पाएगा। तीसरी बात क्या है, इंटरनल ऑडिट इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ये तो प्रॉब्लम हो गई यार, इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट का ही पार्ट है और इवेल्युएट भी क्या करता है, बट ही इवेल्युएट्स दी फंक्शनिंग ऑफ द मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल। तो आप मैनेजमेंट के ही पार्ट हो और मैनेजमेंट को ही इवेल्युएट करना है। ये तो ऐसा हो गया कि आपकी कॉपी आप ही चेक कर रहे हो, तो देखो अब क्या होना है। Therefore, to be efficient and effective, the internal auditor must have adequate independence. तो सिंस यार मैनेजमेंट के पार्ट हो आप और आपको मैनेजमेंट को ही चेक करना है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे केस में आप चाहते हो कि इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑडिट हो, तो इंटरनल ऑडिटर मस्ट हैव एडिक्वेट इंडिपेंडेंस, पर वो प्रॉपर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट लिंक्ड है ना, 3 से लिंक है 4। और आगे क्या लिखा है, वाई इट्स वेरी नेचर, मतलब इंटरनल ऑडिट का तो नेचर ही ऐसा होता है कि ये कभी भी उतना इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है जितना कि एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। तो नाम से ही क्लियर होता है इंटरनल। तो यार कहीं ना कहीं इंटरनल पर्सन अगर अपना काम कर रहा है, मतलब एक तरीके से अपना इंटरनल एम्प्लॉय ही अपना ऑडिट कर रहा है, भाई इंटरनल ऑडिटर तो आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, तो वो कहां तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर पाएगा, बहुत अच्छी ओपिनियन दे पाएगा, है ना। तो ये तो नेचर से ऐसा होता है। फिर क्या कहेंगे, To ensure his independence, he is made responsible directly to the board of directors through audit committee. तो भाई देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो कि सबसे ऊपर आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी, उसके नीचे कुछ और लोग आते हैं, उसके नीचे कुछ और लोग आते हैं, उसके नीचे कुछ और लोग आते हैं। अब आप कहोगे कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो यहां रहेगा, इंटरनल ऑडिटर को आपने इसके अंडर में रखा, तो कहीं ना तो ये इसके बारे में कुछ बोल पाएगा, ना इसके बारे में, ना इसके बारे में, ना इसके बारे में। तो फिर क्या काम का इंटरनल ऑडिटर, भाई वो सबके नीचे दबा हुआ है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये है कि यार नहीं, हम किसी के बारे में बुरा बोलेंगे तो हमको हटा देंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बनाओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी के प्रति। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ठीक है हम इनके अगेंस्ट ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, पर इनकी और इनकी शिकायत तो कम से कम कर ही सकते हैं। तो भाई अगर आप बड़े लोगों के अंडर में इंटरनल ऑडिटर को रखोगे तो इंटरनल ऑडिटर ढंग से काम कर पाएगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप चाहते कि इंडिपेंडेंस अच्छा हो, तो जो आपका इंटरनल ऑडिटर है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाओ डायरेक्टली टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थ्रू ऑडिट कमेटी, है ना। ओके, और आगे बढ़ते हैं अपन। अगला पॉइंट क्या है हमारा, सच चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। सच चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मतलब इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कम्युनिकेशन क्या करेगा, प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट मोड विच विल इंक्रीज द ऑडिट इफेक्टिवनेस। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर डायरेक्ट आप किसके अंडर में आते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी के अंडर में आते हो, तो आपका इंडिपेंडेंस का लेवल अच्छा रहेगा और इससे ऑडिट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो देखो अपन कौन कौन सी पॉइंट कनेक्ट करेंगे। तीसरे पॉइंट में क्या था कि आप मैनेजमेंट के पार्ट हो और आपको मैनेजमेंट की फंक्शनिंग चेक करनी है, इसलिए अगर आप इफेक्टिव काम करना चाहते हो तो आपका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। और इंडिपेंडेंट होने के लिए जरूरी क्या है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मतलब प्रति डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल आपको ठहराया जाए। और अगर ऐसा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन रहा तो कहीं ना कहीं ऑडिट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। और सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आप चाहते कि इंटरनल ऑडिट जबरदस्त हो, तो आप एक आउटसाइडर पर्सन, कोई भी मतलब जो आपकी एंटिटी में काम ना करता हो, बाहर का कोई पर्सन, एन आउटसाइडर लाइक अ फर्म ऑफ सीए इफ एक्टिंग एज अ इंटरनल ऑडिटर, तो क्या होगा, वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होगा आपके एम्प्लॉय से और वो अच्छा ऑडिट कर पाएगा, है ना। तो आप ये सुनकर एक बार पूरा लिख कर देखना आराम से कि आपको पॉइंट याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मार्क्स लिखने के मिलते हैं, कोशिश करो कि बहुत ज्यादा वही लिख सको जो यहां पर लिखा हुआ है। सब कुछ कंटेंट अपन ने पीएम से उठाया है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुनने में आसान पर लिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो क्या रिलेशन होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर का, तो चलो थोड़ा सा थीम दिमाग में बिठाते हैं। थीम दिमाग में बिठाते हैं और हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि देखो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, वो कहीं ना कहीं सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने के पहले, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने के पहले क्या चेक करता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और आपको बता दूं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है इंटरनल ऑडिट और दूसरा होता है इंटरनल चेक। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से बोल रहा हूं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक। इन दोनों चीजों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है आपका
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और जो अपन मतलब एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपन किताबें चेक करने के पहले चेक क्या करते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इंटरनल चेक भी देखते हैं, चेक करते हैं, और इंटरनल ऑडिट भी चेक करते हैं। ठीक बात है, मतलब कहीं ना कहीं अगर हमें ये चेक करना है तो हमें ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है, क्योंकि इसी के तो दोनों पार्ट है। अब देखना क्यों हमें इंटरनल ऑडिट में क्या चेक करना है, जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। अच्छा देखना, जो आपका इंटरनल ऑडिट है वो कौन करता है, वो करता है कौन, इंटरनल ऑडिटर। अब हमें एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ये रिपोर्ट में लिखना होता है कि जो इंटरनल ऑडिटर है उसका काम कैसा रहा, कितना इफेक्ट और एफिशिएंट इंटरनल ऑडिटर ने काम करा, ये रिपोर्टिंग आपको करनी होती है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। दूसरी बात, क्या उसका वर्क हम यूज कर सकते हैं, मतलब समझना, क्या इंटरनल ऑडिटर ने जो काम करा है, जैसे उसने फिक्स रेट चेक करी, उसने इन्वेंटरी चेक करी, या कोई भी और काम करा है, तो वो काम हमें भी करना है, तो क्या हम वो काम ना करें और इंटरनल ऑडिटर के वर्क पे ही रिलाय कर लें, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो क्या हम उसके वर्क का यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑल्दो दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं। सही बात है भाई, एक्सटर्नल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई ट्रू एंड फेयर व्यू देना है उसको, तो कि मतलब बताना है कि एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है, और जो इंटरनल ऑडिटर है उसको तो क्या करना है, हर जो इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी को करके और किसको बताना है, मैनेजमेंट को बताना है। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव क्या है, अलग अलग है, बट मीन्स टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव आर सेम। मतलब भले ही दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है पर उन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए काम दोनों सेम करते हैं। जैसे कि फिक्स एसेट इंटरनल ऑडिटर भी चेक करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर भी चेक करता है, भले ही दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। इन्वेंट्री इंटरनल ऑडिटर भी चेक करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर भी चेक करता है, तो भले ही दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है लेकिन उनको पाने का जो तरीका है, जो मूड है, वो तो एक ही है कहीं ना कहीं, है ना। तो अब देखो थीम दिमाग में बैठी क्या कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिलेशन हम कैसे जमाएंगे। हम कहेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है, मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल ऑडिट को चेक करता है और बताता है कि इंटरनल ऑडिटर ने जो काम करा है वो कैसा रहा, अच्छा रहा या नहीं रहा। फिर क्या उसके काम का हम यूज कर सकते हैं, उसने ढंग से काम करा हो तो हम भी उसका यूज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि भले ही हम दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है पर जो काम करने का तरीका है या जो काम हम करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए वो तो कहीं ना कहीं सेम ही होते हैं ना। अब हम एक बार रीडिंग करके देखते हैं, देखो क्या क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, द फंक्शन ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सही बात है, पहले हम बताएंगे कि इंटरनल ऑडिट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है, तभी तो हम चेक कर रहे हैं। देखो यही तो दिखाया था, है कि नहीं, है ना ये। ओके, फिर ऑडिट कमेटी और द बोर्ड सेल in consultation with internal auditor formulate scope, functioning, periodicity and methodology for conducting the internal audit। ध्यान रखना जो अब बोलने वाला हूं, इंटरनल ऑडिटर को जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग अपॉइंट करते हैं तो साथ में इंटरनल ऑडिटर के काम का स्कोप क्या होगा, मतलब इंटरनल ऑडिटर को क्या करना, क्या नहीं करना, कौन से तरीके लगाना, सब कुछ कैसे डिसाइड होता है। कुछ नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी के साथ इंटरनल ऑडिटर की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में सब कुछ डिसाइड होता है कि कैसे इंटरनल ऑडिट किया जाएगा, कितने कितने समय में किया जाएगा, कम्युनिकेशन कितने कितने समय में होगा, सारी बातें उसमें डिसाइड हो जाती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, हाउ एवर, यहां से सुनना ध्यान से, हाउ एवर इट इज ऑब्लिगेटरी, किसकी ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। हाउ एवर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्या, टू एग्जामिन द स्कोप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क कैरिड आउट बाय द इंटरनल ऑडिटर। मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करके बताए कि इंटरनल ऑडिटर ने जो काम करा है वो कितना इफेक्टिव था या नहीं था। फिर क्या है, दो द रोल्स एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर डिफर, अपन ने बात की थी, भले ही दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं पर उनको अचीव करने के जो मीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ओके, और इसी वजह से क्या होता है, थस मच ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर मे बी यूजफुल टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग द नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ हिज ऑडिट प्रोसीजर। ठीक बात है, तो ये ऐसा समझ लो आप कि जब आप को याद है कि आप पहले कंट्रोल चेक करते हो उसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हो, तो जब आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हो मतलब किताबें कितनी चेक करना, ज्यादा या कम, तो नेचर टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑफ बुक्स काय पर डिपेंड करती है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे मिली, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ही पार्ट क्या है, इंटरनल ऑडिट। तो मतलब ये जैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होगा। ओके, फिर क्या है, डिपेंडिंग अपॉन सच इवेल्युएशन, मतलब हमने चेक करा कि उसने काम कैसे करा, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर मे बी एबल टू अडॉप्ट लेस एक्सटेंसिव प्रोसीजर। अगर हमें लगा कि उसने काम बेहतरीन करा है
तो हो सकता है हमारा विचार क्या बने कि ठीक है यार, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम कम भी चेकिंग करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर ने हर चीज अच्छे से चेक कर ली है और कोई गड़बड़ नहीं मिली है। And finally, if the statutory auditor is satisfied that the internal audit has been efficient and effective, अगर मुझे लगता है एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर मुझे लगता है कि इंटरनल ऑडिटर का काम बेहतरीन है, तो he may accept the check-in carried out by the internal audit in the area of internal control, verification of asset and liability। मतलब अगर एक्सटर्नल ऑडिटर को लगता है कि इंटरनल ऑडिटर ने कोई चीज अच्छे से चेक कर ली है, तो हो सकता है एक्सटर्नल ऑडिटर डिसाइड कर ले कि ठीक है यार, वो चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो इंटरनल ऑडिटर ने चेक कर ली है। ठीक है, आप इस पूरे आंसर को दोबारा सुनिए, वीडियो को पॉज करके या फिर पूरा खत्म होने के बाद, और फिर पूरा आराम से लिख कर देखिए। हमें पॉइंट को कनेक्ट करना सीखना है, अभी समझ में आ जाएगा, एग्जाम में हम फिर नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो एक बार अच्छे से दोबारा सुन लेना। ओके, फिर बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है एम्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल की क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एस्पेक्ट। सिंपल शब्दों में इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मैं ऐसे 315 में पढ़ा चुका हूं, ऐसे 315 में पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी अपन स्पीड में एक बार इसको देख लेते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव है टोटल, 2 ट्रांजैक्शन 2 असेट। याद रखने का तरीका क्या था, 2 ट्रांजैक्शन 2 असेट, ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन, असेट और असेट। ठीक बात है, अब एक बार पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि सारे ट्रांजैक्शन ऑथोराइज हैं, ईदर बाय जनरल ऑथोराइजेशन या फिर स्पेसिफिक ऑथोराइजेशन। मतलब हर ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी से पूछ कर किया जाता है, ऐसा नहीं कि जिसके मन में जो आया वो कर रहा है। दूसरी बात, सारे ट्रांजैक्शन प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड होते हैं, तुरंत रिकॉर्ड होते हैं, करेक्ट अमाउंट के साथ, करेक्ट अकाउंट हेड में और करेक्ट पीरियड में। ठीक है, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। तो सारे ट्रांजैक्शन ऑथोराइज होते हैं, ऑथोराइजेशन के साथ ही किए जाते हैं, सारे ट्रांजैक्शन तुरंत रिकॉर्ड होते हैं, करेक्ट अमाउंट के साथ, करेक्ट अकाउंट हेड में और ठीक करेक्ट पीरियड में। इसके बाद जो असेट्स हैं एंड रिकॉर्ड्स हैं आर सेफ गार्डेड फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस। भाई इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है ये करना कि कहीं ना कहीं सारी असेट्स सेफ गार्ड है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको एम्प्लॉय या कोई अदर पर्सनल यूज में ला रहा है ना। तो इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव कि ऐसा ना हो, है ना। फाइनली असेट्स सेफ गार्ड रहे फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस, और रिकॉर्डेड असेट को कंपेयर करना है एग्जिस्टिंग असेट के साथ। ऐसा तो नहीं रिकॉर्ड में 10 असेट लिखी हो और जबकि एक्चुअल में 8 ही बची हो, 2 कोई और चोरी करके ले गया है। तो समय समय पर आपको क्या करना है, जो असेट रिकॉर्ड में लिखी है उनको एग्जिस्टिंग असेट के साथ कंपेयर करना है और अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है अगर कोई डिफरेंस मिलता है तो देखो ट्रांजैक्शन के 2 पार्ट हो गए, कौन कौन से, सारे ट्रांजैक्शन ऑथराइज होना चाहिए, दूसरा ऑल ट्रांजैक्शन तुरंत रिकॉर्ड होना चाहिए, करेक्ट अमाउंट करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में, सारी असेट सेफ गार्डेड फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस के लिए हम इंटरनल कंट्रोल लगाते हैं, और रिकॉर्डेड असेट को एग्जिस्टिंग असेट से कंपेयर करना है एट रीजनेबल इंटरवल, और अगर डिफरेंस मिलता है तो कोई मतलब प्रॉपर एक्शन लेना है। ठीक है, ओके। अगला और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखो मैं आपको बहुत सारी लिमिटेशन बताऊंगा, याद भी करवा दूंगा। एग्जाम में आपको जरूरी नहीं कि आप पूरी लिखो, ज्यादा से ज्यादा 5 लिखोगे ठीक है, मतलब 5 भी लिखोगे तो भी इनफ है, 4 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं, फिर भी अपन एक बार पूरा याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहले समझ लेते हैं फिर याद करेंगे, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन। जैसे ऑडिट की लिमिटेशन होती है ना, ऐसे इंटरनल कंट्रोल की भी लिमिटेशन कुछ होती है। जैसे कि कितना भी अच्छा इंटरनल कंट्रोल बना लो, हो सकता है कि वो दम ना लगा पाए, वो अपना काम ना कर पाए। उसका काम क्या होता है, प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, है ना। फ्रॉड ना हो, एरर्स ना हो, ये सब होते हैं मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, चलो देखते हैं। पहला, मैनेजमेंट कंसिडरेशन दैट कॉस्ट ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल डज नॉट एक्सीड द एक्सपेक्टेड बेनिफिट। मैनेजमेंट को क्या लगता है कि यार खर्चा ज्यादा ना हो और बेनिफिट अच्छे हो जाए, तो ऐसा कहीं होता है क्या, आप बताइए। अगर आपको कोई चीज से बहुत अच्छा बेनिफिट चाहिए तो फिर उसके लिए उतना खर्चा भी करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का कॉस्ट बेनिफिट कंसिडरेशन, है ना। दूसरा, फिर मोस्ट कंट्रोल डू नॉट टेंड टू बी डायरेक्टेड एट अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन हो यार, अनयूजुअल चीजों के लिए वो काम नहीं कर सकता है। मतलब कोई भी कैसा भी कंट्रोल आप बना लो, वो केवल नॉर्मल चीजों पर ही काम करता है, एबनॉर्मल या अनयूजुअल चीजों पर काम नहीं करता है। सर ऐसा क्यों होता है भाई साहब, अनयूजुअल या एबनॉर्मल का मतलब ही क्या है, जो चीज आपको पहले से पता नहीं है। अब कंट्रोल तो आप उन चीजों के लिए बनाओगे ना जो चीज आपको पता है, जो सडनली हो जाएगी उसके लिए कंट्रोल कहां से बना लोगे। तो कोई भी इंटरनल कंट्रोल अनयूजुअल ट्रांजेक्शन पर वर्क नहीं कर सकता है। फिर तीसरी बात, सिंस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना होता है बहुत सारे लोगों से मिलकर, है ना, लाइक उनमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कर करके अपन इंटरनल कंट्रोल को बनाते हैं। तो अब ह्यूमन इन्वॉल्व है तो यार ह्यूमन एरर तो होगी ना, अपन बोलते हैं ना गलती तो इंसान से ही होती है, जहां ह्यूमन इन्वॉल्व होगा तो ह्यूमन से डर भी होगी, कोई कंप्यूटर तो है नहीं यार, है ना। ओके, फिर क्या है,
द पॉसिबिलिटी दैट कंट्रोल में बी सरकमवेंटेड थ्रू कॉल्यूजन विद एम्प्लॉइज और आउटसाइडर। अब भाई देखो, इंटरनल कंट्रोल लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मतलब काम को, किसी भी इंपोर्टेंट काम को एक ही इंसान के हाथ में सौंपने की बजाय क्या कर दो, आप अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि वो फ्रॉड ना कर सकें। उनको फ्रॉड करना है तो आपस में मिलना ही पड़ेगा। अब पता चला आपने बेहतरीन सिस्टम डिजाइन कर दिया और 4 लोगों में किसी एक काम को बांट दिया, पता चला वो चारों आपस में मिल गए और उन्होंने क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया, है ना। तो इंटरनल कंट्रोल एक तरीके से ब्रेक हो गया। तो इट में बी सरकमवेंटेड थ्रू कॉल्यूजन विद एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज आपस में मिलकर तोड़ दिया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। फिर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल में अब्यूज दैट अथॉरिटी, जिस पर्सन को हमने अधिकार दिया था अगर वो ही गलत यूज करेगा तो फिर क्या करेंगे, उसको तो कोई रोकने वाला भी नहीं है, ठीक है। फिर क्या है? प्रोसीजर्स में बिकम इनएडिक्वेट ड्यू टू चेंज इन कंडीशन। जब आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया था तब कंडीशन कुछ और थी यार, अभी कंडीशन बदल गई तो वो सिस्टम कैसे काम करेगा? तो ये भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एक कमी है कि कंडीशन बदलेगी तो फिर वो काम में नहीं आएगा। फिर मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट। अब यार कई चीजें मैनेजमेंट के हाथों में होती पूरी तरह से, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना, कंटेंजेंट लायबिलिटी दिखाएं कि प्रोविजन बनाए, असेट का यूजफुल लाइफ क्या, ये सब चीजें तुम्हारे हाथ में है। अब तुम ही इसमें मैनिपुलेशन कर जाओ तो फिर अब क्या करेंगे यार, है ना। तो फिर तो कंट्रोल टूटेंगे। और इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, यहाँ ऑडिट लिखा है कायदे से, यहाँ पर अगर ये ऐसा लिखते इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट लिखते तो ज्यादा अच्छा होता। क्यों? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। तो अगर इंटरनल ऑडिट में कुछ कमी होगी तो वो कमी ऑटोमेटिकली किसकी बन जाएगी? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की कोई कमी बन जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, अगर इसमें कमी होगी तो वो कमी इसकी भी होगी ना, है ना, इसकी कमी इसकी बन जाएगी, ऐसा, ठीक है। तो इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। अब एक बार हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख लीजिए डायग्राम, आराम से इमेजिन करिए, आराम से सोचिए ताकि आपको रटना ना पड़े, थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर बने। सबसे ऊपर होता है मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि मैनेजमेंट का ऐसा सोचना, क्या सोचना? मैनेजमेंट ऐसा सोचता है कि यार काश खर्चा कम हो और बेनिफिट ज्यादा हो। तो अब ऐसा सोचोगे तो यार कभी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं बन पाएगा। फिर मैनेजमेंट क्या करता है? कुछ लोगों को क्या दे देता है? अथॉरिटी देता है। देखो ये ब्लू कलर से जो आपको दिख रहे हैं, और इनके अंडर में लोग बांट देते हैं और फिर बढ़िया काम चलता है। तो ऐसे में कोई फ्रॉड नहीं होता है। अब पता चला ये जो ब्लू कलर के हैं ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर अथॉरिटी, अगर यही अपने अथॉरिटी का मिसयूज कर जाए तो फिर तो इंटरनल कंट्रोल ब्रेक हो गई यार, ठीक है। फिर एक और बात, ये पूरे डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ह्यूमंस दिखाई दे रहे हैं। अब जहां ह्यूमंस होंगे यार तो ह्यूमन एरर तो होगी यार, क्या बोलते हो, बोलो यार। तो एक बार सोचो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, वहां मैनेजमेंट है, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं और वो किसी ना किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। तो कौन कौन? पहली बात तो मैनेजमेंट का ही सोचना ऐसा है कि खर्चा कम हो बेनिफिट ज्यादा हो, इसलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर नहीं लग पा रहे। फिर जिन लोगों को अथॉरिटी दी वही मिसयूज कर रहे हैं। फिर सारे अल्टीमेटली हैं तो लोग ही ना, तो ह्यूमन एरर भी हो सकती है। फिर कितना भी अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना लो, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन पे तो काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एबनॉर्मल चीजें होंगी तो उनके लिए तो कंट्रोल बना ही नहीं गए थे ना, तो वो काम नहीं करेगा। फिर अगर कंडीशन चेंज हो गई तो कितना भी अच्छा सिस्टम बना लो ये काम नहीं करेगा। इसके अलावा पता चला कि आपने काम को सब में बांट दिया था, इनमें काम को बांट दिया था, पता चला ये सब आपस में मिल गए, तो कॉलिजन अमंग एम्प्लॉइज, ये आपस में मिल गए, ये आपस में मिल गए। तो अगर ये आपस में मिल जाएंगे तो कितना भी अच्छा कंट्रोल हो कैसे काम करेगा, है ना, कहीं ना कहीं। और एक बात हम फाइनली लिख देंगे कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, जो अपन ने पढ़ा था आखिरी वाला पॉइंट। तो ऐसा करके अगर आप इस डायग्राम को इमेजिन करें और थोड़ा आराम से सोचे तो आपको याद आ जाएंगी चीजें, है ना। ओके, अच्छा इसमें एक और बात अपन जोड़ सकते हैं कि मैनेजमेंट, मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट। भाई तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम ही मैनिपुलेट करेगो चीजों को, रिकॉर्ड्स को, तो तुम्हें रोकने वाला तो कोई है भी नहीं, है ना। तो ऐसा करके हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से पढ़ के एक बार पूरा आराम से लिख कर देना। कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछना। ओके, बाय बाय।